मैं प्रिया राठौर आपका इस नए से लेक्चर में स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं L4 क्लास, आपको पता ही है, क्लास 11 चैप्टर 3 का प्लांट किंगडम हमने शुरू किया था और अब हम पहुंच चुके हैं शैवालों के बाद ब्रायोफाइटा की तरफ। तो आज हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे और चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या है, क्या कहानियाँ पढ़नी है हमें इसमें। और आज हम शुरू करने वाले हैं ब्रायोफाइटा, जो कि प्लांट किंगडम का सेकंड पार्ट समझ लीजिए आप। और हम पढ़ने वाले हैं लिवरवर्ट, जो कि ब्रायोफाइटा के पार्ट हैं, और उसके बाद मॉसेस या मॉस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर यानी कि सामान्य लक्षणों की शुरुआत करते हैं। सबके आपको सामान्य लक्षण पढ़ने हैं, फिर उनके क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, लेकिन सभी को ब्रीफ में पढ़ना है ना, बिल्कुल शॉर्ट में। चलिए, हालांकि हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जिनके पास नोट्स है उनको तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, वो नोट्स ही अपने आप में एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे हमने शैवालों में पढ़ा, जनरली ब्रायोफाइटा के जब हम सामान्य लक्षण पढ़ेंगे वही के वही उनके क्लासिफिकेशन में एज इट इज क्या करने हैं, हमें डालने हैं। शैवालों में एक दो वेरिएशंस थे, जब हमने उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो एक दो चेंजेस आ गए थे जनरल कैरेक्टर यानी सामान्य लक्षण से। लेकिन ब्रायोफाइटा में एक बार सामान्य लक्षण रट लो, उसके बाद उसी को मॉसेस में और उसी को लिवरवर्ट में लगाना है, सिर्फ एग्जाम्पल चेंज करने, कोई फर्क नहीं है। मुश्किल से एक फर्क होगा जो आपको दिखेगा और शायद किसी को दिखेगा भी नहीं। चलिए, तो ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण क्या है। ब्रायोफाइटा संवन उत्तक विहीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन करेंगे। ब्रायोफाइटा संवन उत्तक विहीन एम्ब्रियोफाइटा या एम्ब्रियोफाइटा यानी नॉन मस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा है। ये बात हमने जब मैंने आपको चार्ट बनवाया था, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, और हमने क्या कहा था, पादपों का क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत तरह से किया जाता है। मैंने आपको एक चार्ट बना के बताया था, वहां पे हमने जाइलम और फ्लोएम रहित जो कैटेगरी बनाई थी उसमें ब्रायोफाइटा को इंक्लूड किया था, अगर आपको याद है तो। और अगर आपने वो टेबल याद कर लिए तो आपको कुछ कैरेक्टर्स जरूर याद होंगे इसके। तो क्या है ये सहवन उत्तक वहीन, यानी कि इनमें क्या नहीं है, वस्कुलर सिस्टम नहीं है। वस्कुलर सिस्टम क्या होते हैं, जाइलम व फ्लोएम, जो कि आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि पादपों में जाइलम और फ्लोएम जो है वो पाए जाते हैं। क्या काम होता है जाइलम का? जाइलम का काम होता है जल का सहवन करना। जो जड़ें अवशोषित करती हैं पानी को, उसको पादप के विभिन्न यानी प्लांट के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। और फ्लोएम का क्या काम होता है, खाद्य पदार्थों का सेवन करना, यानी कि खाद्य पदार्थों को पहुंचाना अलग अलग जगह पे। पत्ती बना रही है तो पत्ती से लेकर दूसरे जितने भी पार्ट है वहां तक पहुंचाना। अच्छा, कई बच्चों को ये जाइलम और फ्लोएम जो है, ये जो बात है ये याद नहीं होती कि जाइलम जल का सेवन करता है और फ्लोएम फूड का। ऐसे याद कर सकते हैं, जाइलम से जल यानी पानी और फ्लोएम से फूड, फ आ रहा है ना, फूड से फ, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। कोई को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन जल का करता है, कौन पोषक तत्व। पोषक तत्व मतलब वही खाद्य पदार्थ यानी फूड, तो आप उसको इजीली याद कर सकते हैं। तो इनको नॉन मस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं। अब ये एम्ब्रियोफाइटा क्यों कहते हैं, जरा फिर से जाइए वही टेबल पे हमने दो तरह के क्लासिफिकेशन देखे थे। एक में हमने क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स के बेस पे भी बांटा था। तो उसमें हमने कहा था कि इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है ना, सीड नहीं बनाते ये, तो उस कैटेगरी में भी रखा था, इसलिए इनको एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। इनमें सीड नहीं बनता, एम्ब्रियो बनता है बस। ये स्वतंत्र युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइटिक तथा पराश्रयी बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट है। इसे भी अंडरलाइन करें, ये दोनों ही बातें स्टार मार्क की है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, निम्न में से वस्कुलर सिस्टम यानी संवन उत्तक रहित पादप या वर्गीकृत प्रणाली है, तो वो है ब्रायोफाइटा की। दूसरा, इसमें जो युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद है। अब आप बोलेंगे मैम युग्मकोद्भिद क्या है, मतलब गैमेटोफाइट क्या है और स्पोरोफाइट क्या है, तो वही पिछली क्लासेस का परिणाम है ये।
वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको। आप डायरेक्ट कूदेंगे अगर इस लेक्चर पे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं 2-3 बार समझा चुकी हूँ युग्मोद्भिद क्या होता है और बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट क्या होता है। इसको हमने लेक्चर 1 जब पादपों का पीढ़ी एकांतरण पढ़ा था, सामान्य लक्षण पढ़े थे, शेवाल वाले में भी एक बार मैंने समझा दिया था, तो वहां से आपको पढ़कर आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो खास बात क्या है कि युग्मकोद्भिद तो स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब मस्त मौला है भाई। क्या मस्त मौला? कि इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद अपना खाना बनाता है, खाता है और दूसरों को भी खिलाता है, ये स्वतंत्र हो गया। बीजाणुद्भिद की जो पीढ़ी है वो पराश्रयी है। पराश्रयी मतलब जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट या किसी पे डिपेंडेंट। पैरासाइट तो नहीं बोल सकते, पैरासाइट तो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, पर जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रही थी कि ये पराश्रयी है, मतलब दूसरों पर आश्रित है। किस पे आश्रित होगा? ये युग्मकोद्भिद पे आश्रित है। युग्मकोद्भिद के ऊपर बीजाणुद्भिद उगेगा जब जर्मिनेशन होगा इसका, और अपना खाना पीना सब इससे लेगा। जैसे हम होते हैं, है ना, हम जो बच्चे होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? जब तक अपना खुद का कुछ कर नहीं लेते तब तक पेरेंट्स पे। बस ऐसी ही कहानी है। ठीक है, युग्मकोद्भिद अब बच्चे पैदा करता है। युग्मकोद्भिद क्या होगा? युग्मक बनाएगा, नर व मादा। नर व मादा बनेंगे, बीज बनेगा, बीज तो बनता नहीं है, बीजाणु बनेगा, बीजाणु से इसके बच्चे पैदा होंगे, यानी कि ये बीजाणुद्भिद। ये किस पे डिपेंडेंट रहेगा? इसके पेरेंट्स पे। कौन है इसका पेरेंट्स? युग्मकोद्भिद, तो उस पर डिपेंडेंट रहता है। अभी आपको एक डायग्राम बताएंगे, उससे समझ में आ जाएगा। अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। ब्रायोफाइटा समूह के विभेदक लक्षण निम्नलिखित हैं। क्या है? सबसे पहला आवास। पहले भी बताया था, हैबिटेट का मतलब आवास होता है, आदतें नहीं होता। साइंस में वो हैबिट होता है, ये हैबिटेट है। ब्रायोफाइटों को पादप जगत के उभयचर कहते हैं। एक और स्टार मार्क, यानी कि क्या कहते हैं इनको? एम्फीबियंस। अगर आपने एम्फीबियंस पढ़े हैं, एम्फीबियंस किसको कहते हैं? फ्रॉग वगैरह जो है वो एम्फीबियंस में आते हैं, क्योंकि ये जल में भी रहते हैं और बाहर लैंड पर भी रहते हैं, है ना, ये एम्फीबियंस में आते हैं। तो ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? प्लांट का एम्फीबियंस कहा जाता है, क्योंकि एम्फीबियंस तो एनिमल में आते हैं। तो इसको एम्फीबियंस क्यों कह रहे हैं? ये प्लांट के एम्फीबियंस है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि ये लैंड पर रहते हैं, मैक्सिमम टाइम लैंड पर रहते हैं, लेकिन जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो इन्हें जल की जरूरत होती है। क्यों होती है? नर युग्मक जो है उसको मादा तक पहुंचने के लिए जल जो है यानी वाटर जो है वो कंपलसरी है। अगर उसको पानी नहीं मिला तो भाई उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, कुछ लैंड वाले भी हैं, लेकिन मैक्सिमम को क्या मिलती है? जो पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इनको हम क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। क्योंकि यह भूमि पर जीवित रह सकते हैं, लेकिन लैंगिक जनन के लिए, जो बात मैंने कही, बाहरी जल की उपस्थिति अनिवार्य है। ब्रायोफाइटा नम छायादार स्थानों पर, गीली मिट्टी, चट्टानों, पेड़ पौधों के तनों पर पाए जाते हैं। आपने देखे भी होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो मॉस है या लिवरवर्ट है। ठीक है, और ये जो अभी आप देखेंगे डायग्राम, जो आपको चित्र बताऊंगी मैं, है ना, वो चित्र जो है वो इतने बड़े हैं, लेकिन जो ये ब्रायोफाइटा है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल, आपके घरों में जब बारिश होती है तो बारिश में नील जम जाती है ऊपर दीवारों पे, है ना, ऐसे ग्रीन ग्रीन सी, ऐसे छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी नील जम जाती है। कभी उसको बारीकी से देखना, एक ऐसा ऐसे लंबे लंबे दिखते हैं वो छोटे छोटे ऐसे, वो मॉस है। ठीक है, मॉस जो इसका टाइप है ब्रायोफाइटा का, अभी पढ़ेंगे तो आपने देखे जरूर है, बस आपको पता नहीं है। ऐसे ही नदी के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उन पे भी, जिसको हम काई बोलते हैं, एग्जैक्टली काई जो बोलते हैं वो मॉस है ना, लंबे लंबे ग्रीन ग्रीन कलर से, बहुत चिकनी होती है, आप पैर रखोगे तो स्लिप हो जाते हो, वो मॉसेस या ब्रायोफाइटा है। सारे नहीं होते भाई, उसकी पहचान होना जरूरी है। चलिए, अब बारी आती है युग्मकोद्भिद कैसा होता है इसका। आपको मैंने एज अ पॉइंट वाइज समझा दिया है, एक एक का पॉइंट बना दिया है बुक में, वही, क्योंकि सब घिचपिच है, आप ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बनेगा और याद भी आपको रहेगा। ठीक है, युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट कैसा होता है? गैमेटोफाइट मतलब जो युग्मक बना रहे हैं वो कैसा होता है, उसकी बॉडी कैसी होती है।
युग्मक मतलब वही एक नर बनाएगा और एक मादा। चलिए, यह पौधे के मुख्य काय को प्रदर्शित करती है, यह स्वपोषी होती है। मैंने आपसे कहा था युग्मकोद्भिद अपना खाना खुद बनाता है, मस्त मौला टाइप का होता है, और बीजाणुद्भिद को भी क्या करता है, पोषित करता है, जैसे हमारे पेरेंट्स, ठीक है, वैसे टाइप का। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स युग्मकोद्भिद है और आप बीजाणुद्भिद है, ठीक है, क्योंकि आप उनके बीज हैं। तो ये कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक, वो खुद कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। चलिए, दूसरी बात है आकार। ये छोटे होने के साथ स्थलीय पौधे होते हैं, बहुत छोटे, मैंने कहा आपको माइक्रो, बिल्कुल, ये तो मैं फिर भी बड़े बना रही हूं आपको दिखाने के लिए, बहुत छोटे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है उसका नाम है डोसोनिया। कहाँ लिख दूं डोसोनिया को, सबसे बड़ा इन द सेंस साइज में, ये भी है तो छोटा ही, लेकिन इनकी कैटेगरी में बड़ा है, तो ये है डोसोनिया। याद रखें इसको, जीके का क्वेश्चन है भाई, बायोलॉजी का जीके है ना। ये तो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा जो है वो है ज़ुप्सिस। ये तो 0.01 न्यू का है, और ये 0.5 से 0.7 तक आप मान सकते हैं, है तो दोनों छोटे ही। चलिए, तो सबसे बड़ा वाला ही इतना छोटा है, और उससे छोटा तो उससे भी छोटा है ना, सब छोटा बड़ा सब छोटे ही है। चलिए, आकार देख लिया आपने। अब आते हैं उत्तक या संवन पर, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि इसमें संवन उत्तक जैसे जाइलम फ्लोएम का अभाव है। ये लाइन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, सवाल कुछ आपके मन में पता नहीं आ रहा है या नहीं, लेकिन आप सोच रहे होंगे जब इसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है तो इसमें जल का संवन कैसे होगा, जल कहाँ से आता है। तो इसका अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसमें मूलाभास होते हैं, मतलब मूल नहीं होती, लेकिन मूलाभास, मूल जैसी संरचनाएं होती हैं, और इसकी हर कोशिका एनवायरमेंट से जल वाष्प को अवशोषित करने जैसी होती है। मतलब जनरली प्लांट में क्या होता है, पानी रूट से अब्जॉर्ब होता है और प्लांट में पहुंचता है। इसकी हर कोशिका, क्योंकि ये लैंड पे है, लैंड पे वायुमंडल से ये क्या कर लेते हैं, जल वाष्प को अवशोषित कर लेते हैं। और खाने का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, खाने का ट्रांसपोर्टेशन, हर एक सेल अपना खाना अलग बनाती है, क्योंकि प्लांट में तो हम बोलते हैं खाना लीफ में बनता है, वहां पे बनता है, वहां से ट्रांसपोर्ट होता है, स्थानांतरित होता है, लेकिन यहाँ पे हर सेल खुद ही अपना खाना बना रही है, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन का काम ही नहीं है, ठीक है। संरचना कैसी होती है, संरचना इसकी, पादप शरीर या तो थैलाभ होता है, इसको भी जरा कर लें, पर्णाभ होता है जिसको फाइलोइड कहते हैं, या फॉलिस भी कहते हैं, दोनों ही सही है। वैसे जो सही टर्म है वो फाइलोइड है, क्योंकि फॉलिस हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, लाइकेन्स के लिए, ठीक है। थैलस शैवालों की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, क्योंकि हमने थैलोफाइटा, वही मैंने फर्स्ट में टेबल बना दी थी आपके लिए कि थैलोफाइटा के अंदर ब्रायोफाइटा को भी रखते हैं, ठीक है, और टेरिडोफाइटा भी आ जाएंगे अभी दूसरे क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जो हमने 2 तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो इसमें जो है ये भी थैलस बनाते हैं। शैवालों में भी हमने बोला कि ये थैलोफाइटा के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका शरीर थैलस लाइक है, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं है, लेकिन शैवालों से थोड़े विकसित हैं ये, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इनमें रूट जैसी संरचनाएं पाई जाती है। रूट तो अभी भी नहीं है, तना अभी भी नहीं है, पत्ती अभी भी नहीं है, लेकिन उनके जैसी संरचनाएं। आप बोलते हैं ना कैसे पता चलता है कौन किसका पूर्वज है, ये ऐसे ही पता चला। थैलस शैवालों में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ थैले जैसे थे, बैग जैसे, है ना। इनमें अब देखो धीरे धीरे मूल जैसी संरचनाएं बन रही है, मतलब रूट बनना शुरू हो गई है, स्टेम बनना शुरू हो गया, लीफ जैसी संरचनाएं बनना शुरू हो गई, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें पेड़ बनना, मतलब प्लांट जो है वो विकसित प्लांट मिलेगा। तो यही विकास का क्रम है, और इसी हिसाब से क्लासिफिकेशन को अरेंज किया हुआ है कि आप बढ़ते हुए क्रम पर चले, विकसित होते हुए क्रम पे चले। और वही इसका आंसर है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, यहीं से पता चलता है सब कुछ इनकी संरचनाओं को देखकर, ठीक है। थैलस जो शैवालों से विकसित है इनका थोड़ा सा, अर्थात लेटा हुआ, इनमें क्या है,
जो शान, शान का मतलब होता है लेइंग यानी लेटा हुआ, प्रोस्टेट अर्थात लेटा हुआ, या सीधा इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है, हो सकता है। मुख्य काय अगुणित होता है, ये बात भी नोटिस कर लें। शैवालों में भी हमने बोला था कि जो क्लोरोफाइटा है और जो रोडोफाइटा है और फियोफाइटा है, तीनों हैप्लॉइड थे। एक्टोकार्पस में हमने पढ़ा था कि उसका द्विगुणित भी होता है, लेकिन इसके कैसे हैं, अगुणित है। मतलब सब में क्या है, n गुणसूत्र है, चाहे वो कैसा हो, युग्मकोद्भिद हो चाहे वो बीजाणुद्भिद हो। वास्तव में पत्तियां, तने, जड़ें अनुपस्थित होते हैं। वास्तविक पत्तियां, तने व जड़ें अनुपस्थित होती, कोई जड़, कोई तना, कोई पत्ती नहीं है, सिर्फ उपस्थित है तो उनके जैसी संरचनाएं, ठीक है। पहले आपको एक चित्र दिखा देते हैं, ये देखिए। वैसे तो ये मॉस का पिक्चर है, लेकिन जो मुझे आपको चीज बतानी है, पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर आगे चलेंगे। ये देखिए, ये है, वैसे तो स्फैग्नम है, ये युग्मकोद्भिद है, आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा ये तो पूरा पेड़ जैसा या दिख रहा है, प्लांट जैसा दिख रहा है, लेकिन इसकी ये जो पत्तियां हैं ये पत्तियां नहीं है, इसका ये जो तना है ये तना नहीं है, ये तने जैसी संरचना है। आप पूछेंगे क्यों, आपको कैसे पता कि ये तना नहीं है? क्या आपका है कि भाई दिख तो तने रहा जैसा रहा, तना ही है। तना क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी बात हम कर चुके हैं कि इनमें क्या नहीं है भाई, संवन उत्तक नहीं है। अगर आप किसी प्लांट को काटोगे तो उसमें क्या मिलेंगे, संवन उत्तक मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इनमें संवन उत्तक नहीं है, ना तो पत्ती में है, ना तने में है, ना जड़ में है। और जो नॉर्मल प्लांट हम देखते हैं जिसको हम तना, पत्ती या जड़ कहते हैं, उनमें संवन उत्तक सभी में है। तो इससे पता चला कि जब संवन उत्तक की नहीं है तो ये तना, पत्ती, जड़ नहीं है, उनके जैसे दिख रहे हैं, हमें लग रहा है, ये धोखा दे रहे हैं हमें कि हम तना है, हम पत्ती है, हम जड़ हैं, लेकिन है नहीं, ठीक है। इससे पता चला, कई बार कोई पूछ लेता है तो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें रीजन नहीं पता है कि क्यों नहीं है तने जैसे, क्योंकि इसमें ये चीजें ही नहीं है जो कि किसी भी तना, जड़ और पत्ती का प्रूफ है, ठीक है। तो ऐसे दिखते हैं ये, जैसे स्फैग्नम दिख रहा है आपको। अब आपको इसकी संरचना बताती हूं मैं कि क्या होते हैं। जस्ट ये इरेक्ट, जैसे हमें बोला खड़े होते हैं इस तरह से, और उन पे पत्ती जैसी संरचनाएं होती है। वैसे मैं ये क्या बना रही हूँ, मैं ये लिवर बर्ड बना रही हूँ, ऐसे पत्ती जैसी संरचनाएं। और नीचे जो होते हैं वो होते हैं कुछ ऐसे, ये हैं, ये आपको मूल दिख रही है लेकिन ये मूल नहीं है, ये मूलाभास है। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा चीज कि अगर हम इनकी मूल को काटें तो जनरली जब हम प्लांट की मूल को काटते हैं, जनरल प्लांट की, तो वो मूल की में ऐसे कुछ कोशिकाएं होती है, मतलब जो भाग होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं। इनकी जो मूल है इसमें ऐसे ऑब्लिक सेप्टम्स है, टेढ़े टेढ़े, सीधे नहीं है, और संवन उत्तक तो है ही नहीं। तने में भी यही कहानी है, तना होता है, इरेक्ट होता है, जिसको हम बोल रहे हैं सीधा होता है, लेकिन इस तने को तना नहीं कहते, इस तने को तने जैसा यानी कि स्टेम लाइक पार्ट कहते हैं, जिसका एग्जैक्ट वर्ड जो है वो है कॉलॉइड। इसको क्या बोलते हैं, राइजोइड, मूलाभास, इसको बोलते हैं स्तंभाभास। और पत्ती नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, पर्णाभास या पर्णाभ, पर्ण जैसा आभास दे रही है ये, पर्णाभ। पर्णाभ को क्या बोलते हैं, फाइलॉइड, ठीक है। तो ऐसी कुछ संरचना होती है। अब ये देखिए, ये आपको बताया है जो युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद की बात हमने कही। ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ये ऐसा है ना, दिख रहा है, मैंने सही बनाया है ना। तो ये युग्मकोद्भिद होता है, और देखिए मूलाभास है, मुख्य अक्ष है, और ये पत्तियां लिखा हुआ है, लेकिन ये पत्ती है, समान संरचना है, पत्ती तो नहीं है, ठीक है। तो ये इतना भाग तो है इसका क्या, युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर मैंने कहा बीजाणुद्भिद इस पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब इसके ऊपर पराश्रित रहता है। ये देखो, ये पूरा है बीजाणुद्भिद। ये बीजाणुद्भिद 3 पार्ट में डिवाइड होता है, अभी पढ़ेंगे, सीटा, कैप्सूल और पाद, ठीक है, बॉडी, तो वो पढ़ेंगे अभी। तो
ये है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब आगे की कहानी पे जाते हैं। अब है मूलाभास यानी कि राइजोइड, जिसकी बात हमने की। पौधों के आधार भाग में एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय तंतुवत संरचनाएं मूलाभास होती है। ठीक है, क्या होती है? एक से अधिक तंतु रूपी, क्योंकि मूल भी तंतु रूपी होती है, वैसी संरचनाएं होती है जो हमने देखी भी कुछ ऐसी तरह की, लेकिन ये क्या नहीं है? मूल नहीं है। और कैसी है ये? एक कोशिकी भी हो सकती है और बहुकोशिकी भी हो सकती है। मतलब वही, अगर मूल ऐसी भी हो सकती है सिंगल सेल, और मूल जो है वो बहुकोशिकी भी हो सकती है। वर्षी प्रजनन यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? वर्धी प्रजनन भी कहते हैं। वर्षी का मतलब एक वर्ष में। ठीक है, वर्षी प्रजनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसीलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है वेजिटेटिव से। यह सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला प्रजनन विधि है। वर्धी प्रजनन विखंडन, देखो यहाँ वर्धी आ गया। वर्धी विखंडन अपस्थानिक कलिकाओं, ट्यूबर अपस्थानिक शाखाओं द्वारा होता है। ये क्या कहानी बोल दी? ये कहानी ऐसी बोल दी कि या तो विखंडन से होगा, मतलब वही टूट फूट हो जाएगी और हर एक पार्ट नया क्या बना लेगा? ब्रायोफाइटा बना लेगा। या फिर अपस्थानिक कलिकाएं, ट्यूबर। अपस्थानिक कलिकाएं क्या है? आपने आलू देखा था, आलू पे हम बोलते हैं आंख आ जाती है जो, इस आंख को अगर आप अलग करके बो दोगे तो नए आलू की फसल या नया आलू उगना शुरू हो जाता है ना, पौधा उग जाता है आलू का। तो ऐसा इनमें भी होता है। इनमें कुछ कोशिकाओं में क्या बनने लग जाती है? गिठानें बनने लग जाती है। जैसे ये वो पत्तियां हैं, यहां पर एक गिठान बन गई है ना, येलो कलर की। ये गिठान अलग हो जाएगी इससे, और जहां पे भी ये गिरेगा नया ब्रायोफाइटा बना लेगा। मुकुलन पढ़ाई है सबने, उसी को मुकुलन भी कहते हैं। अपस्थानिक शाखाएं, अपस्थानिक शाखाएं क्या होती है? एक तो नॉर्मल शाखाएं, मतलब वही क्या है कि यहाँ जड़ है और जड़ से निकली ये शाखा है, तो ये तो है नॉर्मल शाखाएं। लेकिन इनसे भी कुछ नई शाखाएं मिलके और अलग होके क्या बना ले? नया पौधा बना ले, तो उसको अपस्थानिक शाखा बोलेंगे। सिंपल सी चीज है। अलैंगिक प्रजनन जो है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ब्रायोफाइटा में अलैंगिक प्रजनन का प्राय अभाव होता है। ये एक नई बात शैवालों से अलग है। शैवालों में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों था, यहाँ पे अलैंगिक जनन नहीं है। अब लैंगिक जनन की अगर हम बात करें यानी लैंगिक प्रजनन की अगर बात करें तो लैंगिक प्रजनन अंड युग्म की मतलब oogamous टाइप का होता है। नर जननांग एंथ्रीडियम तथा मादा जननांग ऑर्किगोनियम, इनके हिंदी में भी नाम यही है, इंग्लिश में भी या नाम यही है। या तो नर जननांग कह दो अगर इतनी भी इंग्लिश याद नहीं हो रही है, वरना ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आर्किगोनियम ही लिखा हुआ है। कोई भी बुक उठा लोगे और यही पढ़ना है आगे तक, इसलिए इसको याद कर ही लो। आर्किगोनियम और नर को क्या बोल देंगे? एंथ्रीडियम। ये हमने शैवालों में भी मैंने आपको नाम बताया था कि जो मेल होता है उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं और जो फीमेल होती है या तो उसको ऊगोनियम बोल देते हैं या आर्किगोनियम बोल देते हैं। ठीक है, जो बहुकोशिकीय संरचनाएं होती है मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, एंथ्रीडियम तथा आर्किगोनियम का निर्माण एक ही थैलस पर अथवा अलग अलग थैलस पर हो सकता है या होता है। कैसे, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो हमने चित्र बनाया था, इस चित्र पे ये सब जगह होगी ऑब्वियसली पत्तियां, है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि या तो ये युग्मकोद्भिद है ये वाला पार्ट, या तो आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों इसी पे बन जाए किसी एक पर। जैसे यहाँ पे बन गई है ना, यहाँ पे आर्किगोनियम बन गई और इसी के नीचे कहीं एंथ्रीडियम बन गया। एक तो ये कहानी हो गई यानी एक ही थैलस पर बन गए। या फिर ऐसा कि ऐसा कोई दूसरा पौधा है ना, जैसे ये मान लो एक ये पौधा है सेम और एक ये पौधा है, तो आर्किगोनियम तो यहाँ बनी है लेकिन दूसरी एंथ्रीडियम यहाँ बनी है, तो ये क्या हो गए? भिन्न भिन्न थैलस पर हो गए। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब बात आती है पूदानी की, यानी आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम बोल तो दिया है क्या ये बताना है। और जैसा कि मैं बोल रही हूँ यही के यही कहानी मॉस और लिवरवर्ट में वापस से लिखनी है। ठीक है, तो बार बार इसको वही लिखेंगे या बार बार इसको नहीं समझेंगे, सेम चीज है दोनों में, थोड़ा बहुत एक दो चेंज आएंगे वो बता दूंगी मैं। यह छोटी व्रंत युक्त गोलाकार गदाकार संरचना होती है।
पुमणु द्विकशाभ युक्त चल संरचनाएं होती है। ये क्या मतलब है कि ये छोटी ऐसी गदाकार, गदाकार कैसे, गदा होती है ना हनुमान जी की, तो ऊपर से मोटा और नीचे ऐसा कुछ स्टॉक लाइक होता है, और इसी में क्या होते हैं, ये बनते हैं पुमणु। पुमणु क्या होते हैं, पुमणु पढ़ के आए हैं हम कहाँ पे, प्लांट में। कभी आपने 10th में पढ़े हों कि जो प्लांट होते हैं उनके जो परागकण होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, पुमणु। लेकिन यहाँ पे परागकण जैसी संरचना नहीं बनती है तो हम उसे पुमणु कह देते हैं। वो कैसे होते हैं, चल होते हैं, मतलब ऐसे होंगे और उस पे क्या होगी, दो कशाभ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द्विकशाभिक होते हैं। और इसका क्या काम है भाई, इसी को जाना है चल के, कहाँ पे, मादा के पास, और किस में, जल में। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। क्लब शेप भी लिखा है, क्लब शेप का मतलब ये ऐसा रैकेट टाइप, समझ गए आप, है ना, रैकेट जैसा। हालांकि हमें ये पढ़नी नहीं है, अब डिटेल में थोड़ा जाए तो ये बिल्कुल रैकेट जैसी ही दिखती है। हमने मतलब मैंने देखी हुई है, रैकेट जैसी दिखती है। रैकेट होता है ना नीचे ऐसा, और यहाँ जाली जाली, एक एक जाली मतलब इसकी एक कोशिका होती है। स्त्रीदानी क्या होती है, यह फ्लास्क के आकार की संरचना है जो नलिकाकार ग्रीवा फूले हुए वेंटर में विभेदित की जा सकती है। वेंटर में एक अंड उपस्थित होता है। मैं अभी पूरी संरचना आपको बना के बताऊंगी, चिंता मत करो, ठीक है। पहले हम पढ़ ले, उसके बाद सारा एक साथ करेंगे। निषेचन, निषेचन में जल की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। उपस्थिति में होता है, पुमणु जो है जल में तैरकर अंडवाहिनी के मुख तक केवल एक पुमणु स्त्रीदानी में प्रवेश करके अंड से संयोजन करता है और इसी से क्या बनता है, जाइगोट। अब है एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट बन गया, दोनों मतलब मेल और फीमेल मिल जाते हैं और जाइगोट बन जाता है। एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, यानी कि दोनों के जाइगोट से फिर क्या बनना है, एम्ब्रियो बनना है ना, आगे विभाजित होके वापस ब्रायोफाइटा भी तो बनाना है। भ्रूण का निर्माण स्त्रीधानी यानी कि आर्किगोनियम के अंदर होता है। यह विकसित होकर बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट मतलब वही बीज, और बीज क्योंकि बीज तो बनते नहीं लेकिन बीजाणुद्भिद ही कहते हैं उसको, ठीक है, को जन्म देता है। अब बीजाणुद्भिद बना मतलब जो भी इसका भ्रूण है वो बड़ा होके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, जो अभी हमने पिक्चर में देखा। बीजाणुद्भिद द्विगुणित होता है। कोशिका से बना बीजाणुद्भिद, द्विगुणित कोशिका से बना बीजाणुद्भिद पूर्ण या आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है, ठीक है, आश्रित होता है। बीजाणुद्भिद प्राय फूट, सीटा और संपुट में विभेदित होता है, ठीक है। क्या होगा, मैंने आपसे बताया था, अभी पिक्चर बताया था तब, कि इसमें नीचे एक तो फूट होगा, सीटा होगा और कैप्सूल होगा, ठीक है। पाद हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पाद भी लिखा हो सकता है, पाद। सीटा को तो सीटा ही लिखा हुआ है, और संपुट को तो इंग्लिश में कैप्सूल कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जो अभी कहानी पढ़ी उसकी। तो सबसे पहले क्या होगा, युग्मकोद्भिद बना लेते हैं। ये युग्मकोद्भिद है, पत्ती वाला, ठीक है। शाखित हो सकता है ये, अशाखित भी हो सकता है, और ये इसके मूलाभास है। ये युग्मकोद्भिद की बात होगी। ब्रायोफाइटा हम सबके, लिवरवर्ट, मॉस के लिए भी यही कहानी चलेगी। मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए एक बार समझ लो इसको, फिर बस वही लिखना है। अब इस पे क्या होगा, इसकी किसी भी कोशिका पे ये जो पत्ती लाइक संरचनाएं हैं, इसमें अलैंगिक जनन तो पाया नहीं जा रहा है, और अपस्थानिक द्वारा हमने पढ़ लिया कायिक। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। इसके किसी कोशिका पे, मतलब यहाँ पे कहीं, है ना, जो जिसको हम तना कह रहे हैं, हालांकि वो तना नहीं है। तने पे क्या होता है, कुछ संरचनाएं बन जाती है। कैसी, जैसे मैं इसको बड़ा कर रही हूँ, है ना, इस वाले पार्ट को बड़ा करके मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। हम तो भाई माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं ना, ऐसे नहीं दिखेगी। तो इस पर ऐसी संरचनाएं बनती है, ये जो मैंने कहा कैसी, रैकेट जैसी होती है, और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होगी। हालांकि हर एक कोशिका का नाम अलग है, पर हमें वो पढ़ना नहीं है। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, वो नरधानी है। बीच में यही पत्तियां होंगी, ये वाली,
ये पत्तियां लगी हुई है, इसी के बीच वाला पार्ट तो हम पढ़ रहे हैं। इसमें से क्या होगा, क्या है ये, युग्मकोद्भिद है। और युग्मकोद्भिद कैसा होता है, अगुणित होता है। युग्मकोद्भिद कहते ही उसलिए इसको क्योंकि वो अगुणित है, तो n है। तो इसमें क्या होगा, ये कोशिकाएं बार बार विभाजित होंगी और विभाजन कैसा होगा, समसूत्री। तो सारे जो हैं वो नर युग्मक कैसे बनेंगे, कुछ ऐसे, है ना, नर युग्मक बन गई है, मेल गैमेट। इसी पे उसने बोला कि या तो उसी थैलस पे या किसी दूसरे थैलस पे, हम इसी पे बना रहे हैं। इसी की कोई संरचना, जैसे वापस मैं इसी को हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पे इसकी कोई कोशिका ले ली तो सेम चीज होगी। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोल रहे हैं, एंथ्रीडियम। इसको क्या बोल रहे हैं, आर्कीगोनियम। ठीक है, इस पे क्या बनेगी, फ्लास्क शेप की। फ्लास्क का मतलब ऐसा शेप, ऐसा ऐसा ऐसा। और ये किस में विभाजित होती है, ये वेंटर और ग्रीवा में विभाजित होती है। वेंटर किसको कहते हैं, ये वाला पार्ट वेंटर है। और इसी में क्या होगा, एग बनेगा यहीं पे, जैसे नॉर्मल पुष्प की संरचना में बनता है ना, वर्तिका, अग्र और वर्तिका में स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे कार्पल में, वैसे ही यहाँ पे बनता है। ठीक है, एग बनेगा, इसको हम नेक बोल देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ, इसकी नेक बहुत स्पेशल होती है क्योंकि इसमें फिक्स कोशिकाएं होती है, 6 लेयर होती है और 6 कोशिकाएं होती है। वो क्या होती है वो हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया, छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंतर्गत। तो ये नेक होती है, ये अपना एग बनाएगी ऐसा, अंड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मादा युग्मक। ठीक है, ये 2 कहानियां हो गई। अब ये क्या होगा, ये नर और ये मादा। अब इस नर को क्या चाहिए, मादा तक पहुंचना है, जहां पे भी ये उगा हुआ है ना। और मादा कैसी है, फ्लास्क शेप है। तो भाई अगर नर यहां आके लटक गया तो यहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। तो इसको पहुंचने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जिस जगह पे भी ये रहते हैं, जब वहां पे पानी भर जाता है तो पानी भरेगा तो वो मादा के फ्लास्क तक पहुंचेगा धीरे 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 धीरे। और इसमें क्या होते हैं, ये नर युग्मक होते हैं और ये नर युग्मक फिर मादा की नेक तक यानी कि ग्रीवा तक पहुंच जाते हैं और ग्रीवा से फिर अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद यानी कि क्या हुआ, ये और ये मिले, निषेचन हुआ, बधाई हो। ठीक है, निषेचन हो गया और क्या बना, युग्मक यानी कि जाइगोट। ये जाइगोट कैसा है, 2n है, क्योंकि जब ये n है और ये भी m है तो ये तो 2n होना है। लेकिन हमें पता है ब्रायोफाइटा कैसा है, हैप्लॉइड है, अगुणित है, मतलब इसका मेन पादप कैसा होना चाहिए, अगुणित होना चाहिए। तो ये तो युग्मनज है और युग्मनज को ही हम क्या बोलते हैं, बीजाणुद्भिद भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं से नई पीढ़ी का बीज बनेगा। बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट का जो युग्मनज है ये विभाजित होगा, 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं बनाएगा और भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूण, एम्ब्रियो बनाएगा, बीज तो बनता नहीं है। इस भ्रूण के अंकुरित होने से यानी जर्मिनेट होने से, अंकुरण होने से क्या बनेगा, बीजाणुद्भिद बनेगा, है ना। बीजाणुद्भिद की शुरुआत हुई, अब बीजाणुद्भिद बनेगा और कैसा बनेगा, ऐसा, जिसको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। नीचे वाले को हम बोलते हैं पाद या फुट, इसको बोलते हैं सीटा और इसको बोलते हैं कैप्सूल।
ठीक है, ये जहां से ये अटैच है उसको पाद बोलते हैं। लेकिन किससे अटैच है ये बात हम कर चुके हैं, इससे अटैच, इसी पे उग रहा है। यहाँ पे मान लो नर है, ये नर युग्मक धानी यहाँ पे थी, ये मादा युग्मक धानी यहाँ थी, नर यहाँ से गया, इसके ऊपर निषेचन यहाँ हुआ, भ्रूण यहाँ बना, तो इसी के ऊपर तो उगेगा। तो युग्मकोद्भिद के ऊपर ही ये उगता है बीजाणुद्भिद, जैसा कि हम फोटोग्राफ में देख चुके हैं। अब इसको बना लेते हैं, फोटोग्राफ फिर से दिखा दूंगी आपको, इसको बना भी लो। देखो अब पूरा फ्रेम बना रहे हैं हम। ये इसमें क्या होगा, हाँ इसकी बात कर लेते हैं। फिर ये क्या होगा, इसमें वही सेम प्रोसेस। ये कैसे है, 2n है, लेकिन हमें तो कैसा चाहिए, ब्रायोफाइट, अगुणित चाहिए। तो फिर क्या होंगे, इसमें विभाजन होंगे और बीजाणु बनेंगे। इन बीजाणु को बनाने में कौन सा विभाजन करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, n चाहिए, तो अर्धसूत्री विभाजन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 2n है, 2n से n बनाने हैं। फिर ये बीजाणु गिर जाएंगे, मतलब ये फूट जाएगा कैप्सूल, कैप्सूल फूट के जहां पे भी गिरेगा वहां पे ब्रायोफाइटा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी यहां तक समझ आ गई। अब ये कैसे लगा हुआ है वो देख लेते हैं हम। तो ये लगा हुआ है, इसका पूरा फ्रेम देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा मेन युग्मकोद्भिद। अब मैं पत्तियां दूर दूर बना रही हूं क्योंकि मुझे आपको युग्मकोद्भिद बना के बताना है, इसीलिए। वैसे पास पास है ये। अब ये वाली कहानी मैं खत्म कर रही हूं। ये जो ग्रीन था, चलो फिर से बना देते हैं। यहाँ पे बनी होगी क्या, नर धानी, यहाँ पे बनी होगी क्या, मादा धानी। इसी पे आया है, नर युग्मक मादा के पास गया पानी की हेल्प से और निषेचन हुआ, यहीं से ये उग रहा है। ये देखो ऐसे ऐसे आई बात समझ में। और यही फोटोग्राफ हमने देखा है। ये इतना पार्ट तो क्या है, युग्मकोद्भिद का, और इतना पार्ट क्या है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी का। और युग्मकोद्भिद पे बीजाणुद्भिद पीढ़ी क्या है, डिपेंडेंट है, पराश्रित है। ये देखो, ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी और उस पे ये लगा हुआ है बीजाणुद्भिद। कैसे हुआ ये समझ आ गया। ये दोनों कहानी सेम, लिवरवर्ट मॉस में सेम रहेगी, बस वो पादप चेंज हो जाएगा तो शक्ल चेंज हो जाएगी, इसकी कहानी तो यही रहेगी। इस पे भी ऐसा हो सकता है, बस थोड़ा सा इसका शेप वेप, अगर ये प्रजाति दूसरी है क्योंकि ये स्पैग्नम है तो स्पैग्नम की आकृति का बनेगा, और ये जो मॉस है फ्यूनेरिया है तो फ्यूनेरिया का बनेगा। ठीक है, आप तो कच्चा वाला भी बना सकते हो, वैसे ये बन जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। और ये देखो यहाँ पे मैंने रफ में बनाया है आपको समझाने के लिए। तो क्या हो गई है, लिख दें यहाँ पे, ये है बीजाणुद्भिद और ये है युग्मकोद्भिद। बस अब ये सारी के सारी रामायण लिवरवर्ट और मॉस में वापस से चालू करनी है। ठीक है, एक बार पूरी समझ ली, बस अब वही वही आता रहेगा। चलो लिवरवर्ट को शुरू करते हैं। लिवरवर्ट नाम से लग रहा होगा इनका शेप कुछ लिवर जैसा है। लिवर का शेप कैसा होता है, हमने जहां तक भी बनाया है मानवों का ही पढ़ा होगा, आई थिंक आपने, कुछ ऐसा है ना, लेकिन हमने मानवों का पढ़ा है। कुछ और भी एनिमल्स हैं उसमें कुछ शेप ऐसे भी होते हैं। तो इनको जिसने देखा होगा उसको लगा लिवर जैसा शेप है, तो उसने क्या रख दिया, लिवरवर्ट रख दिया। अभी पिक्चर में बताएंगे आपको इनका। लिवरवर्ट की शुरुआत करते हैं। लिवरवर्ट प्राय नमी छायादार स्थानों में, नदियों के किनारे, दलदले स्थान है। दलदल मतलब समझते हैं, वो मूवीज वगैरह में देखा होगा, लगता है जमीन है, जैसे ही जाता है वो अंदर घुसता जाता है ना, जितना वो हिलता है उतना ही अंदर जाता जाता है। तो ऐसे दलदल इलाकों में, मार्शी एरिया में होते हैं। गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लिवरवर्ट के पादपकाय मतलब बॉडी, मेन बॉडी जो होती है वो भी कैसी होती है, थैलाबास होती है। ब्रायोफाइटा का ही आदमी है ना ये भी। उदाहरण क्या है इसका, मार्केंशिया, भी बताएंगे मार्केंशिया का। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा। और ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, हार्ट शेप होता है, हार्ट शेप ही बोलते हैं हम तो। और पीछे का पार्ट देखोगे, ये ऊपर वाला पार्ट ऐसा, और पीछे इसके ये यहाँ पे लाइंस होती है जहां पे ऐसे मूलाभास लगे होते हैं, ऐसे, ये मूलाभास है इसके। और फ्रंट से देखोगे तो बिल्कुल सिंपल ऐसा दिखेगा,
हाँ, कुछ लोग तो रिक्सिया और मार्केंशिया में फर्क भी नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे, जब भी ग्रेजुएशन करोगे अगर, तब पता नहीं देखने को मिले आपको मार्केंशिया या रिक्सिया। लेकिन मैंने देखा हुआ है भाई, वही मैंने कहा, ये दिखते हैं, हम इतने बड़े बड़े बना रहे हैं, मुश्किल से ये इतना सा है, बस ये इतना सा ऐसे ऐसा बना होता है। ये तो आधा पार्ट है, मतलब ऐसे बहुत सारे पार्ट मिलके एक फूल लाइक संरचना बनाते हैं, बहुत छोटे, ठीक है। और रिक्सिया और मार्केंशिया में फर्क भी होता है। रिक्सिया के जो होते हैं ना, वो ये राइजोड जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, और मार्केंशिया के नहीं होते। प्लस शेप में भी होता है, मार्केंशिया में कट होता है, रिक्सिया में ये कट नहीं होता, दिखते दोनों सेम ही है। थैलस पृष्ठाधार होते हैं, वही क्या मतलब, पृष्ठाधार का मतलब डोर्सल वेंट्रल, मतलब ये वाला, जैसे हमारा हाथ है, ये हाथ है, इसके कलर में आप फर्क देख रहे हैं। हाँ मैम बहुत काला है आपका, तो क्या करें, तो ये अलग है कलर, पीछे वाला अलग कलर है, तो इसको बोलते हैं पृष्ठाधर, मतलब पृष्ठ अलग कलर का यानी दिखने में अलग, और धर अलग कलर का यानी नीचे वाला, जिसको हम डॉर्सली वेंट्रल भी कहते हैं। पत्तियों में भी ऐसा होता है, पत्ती ऊपर वाली जो सनलाइट में ऐसे लगी होती है, ऊपर वाली का कलर अलग होता है, नीचे वाली का अलग कलर, इसको बोलते हैं पृष्ठाधर। तो ये भी मैंने आपको बोला, ऊपर से ऐसे दिखते हैं, नीचे से ऐसे दिखते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पृष्ठाधर। तथा अधस्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं, ये इनकी हेल्प से, क्योंकि राइजोइड है तो ये जहां पे भी ऐसे चिपके रहेंगे, जैसे रूट से चिपके रहते हैं। लिवरवर्ट अलैंगिक थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना गेमा, इसको फिर स्टार मार्क लगा ले, गेमा कप किस में बनते हैं पूछा जाता है। गेमा कप जो ब्रायोफाइटा के लिवरवर्ट में ही बनते हैं, मॉस में नहीं बनते, ठीक है। जेमा या गेमा भी बोलते हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश में है ना, इसकी स्पेलिंग वो ऐसी है। अब कई बुक्स इसको गेमा भी बोलती हैं, हमारी मैम ने तो हमको देखो गेमा सिखाया है, सही बात बता रही हूँ। कई जगह हमने इसको जेमा भी सुना है, क्योंकि सबके बोलने का फ़र्क अलग होता है, तो आपकी मर्जी है, आप जो बोलना चाहे। हिंदी में तो जेमा लिखा हुआ है, हमने गेमा पढ़ा है, ठीक है। तो जेमा हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिया, एनसीईआरटी में जेमा ही लिखा हुआ है, कलिया है। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं में स्थित होते हैं। ये क्या कहानी है कि इनका ये जो थैलस है ना, इन थैलस पर ऐसी कप जैसी संरचनाएं बनती है। कैसी बताते हैं, ये देखो, ये है मार्केंशिया। लिवरवर्ट के दो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, मार्केंशिया। ये जो है ये मादा थैलस है, और ये जो है वो नर थैलस है, मतलब इसमें दोनों अलग अलग होते हैं। मादा वाला अलग दिखता है, नर वाला अलग दिखता है। अब आपको पता चलेगा कैसे मैम, दिखने में तो सेम ही लग रहा है, ये इससे पता चल रहा है। देखो इसका स्ट्रक्चर अलग है, ये जो पूधानी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथ्रीडियम बोल रहे हैं, वो ऐसी है, ऐसे सिकुड़ सी, और इसकी देखो फूल जैसी है। आपको तो लग रहा होगा फूल है, लेकिन वो फूल नहीं है, वो स्त्रीदानी है। यही खूबसूरती है बायोलॉजी की, कि जिसे हम जो समझते हैं वो निकलता नहीं है, जो निकलता है वो होता नहीं है। तो ये जो है इसे हम, आप अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो आप इसे फूल ही बोलेंगे जब भी देखेंगे, लेकिन ये फूल नहीं है, ये सिर्फ स्त्रीदानी है। और इसको कौन पेड़ बोलेगा या प्लांट बोलेगा, ये तो आप बोलोगे पत्ती है, पत्ती नहीं है, पूरा के पूरा प्लांट है, वो भी ब्रायोफाइटा। तो देखो ये ऐसे होते हैं, और ये एक ही पार्ट है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत जगह मिल जाएंगे ऐसे, तो इसको रोजेट बना देते हैं। ये ऐसा रिक्सिया वाला, मार्केंशिया नहीं बताता, रिक्सिया बनाता है इसको रोजेट। रोजेट का मतलब गुलाब जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ये बहुत सारे मिलके। तो मार्केंशिया अकेला अकेला रहता है, रिक्सिया ऐसे ग्रुप में रहता है। तो ये देखो यहाँ पे आपको ये संरचना दिख रही है, गेमा कप बोलते हैं, ये ऐसी होती है, इसको बोलते हैं गेमा कप। कौन सा जनन है, ये कायिक जनन का एग्जाम्पल है, मतलब इसकी बॉडी पे ऐसे गेमा कप बनेंगे, फिर ये गेमा कप नीचे गिर जाएंगे और नया मार्केंशिया पैदा कर देंगे या रिक्सिया पैदा कर देंगे, ठीक है। इस पे भी बनते हैं ये रे। और जब नर युग, मतलब वही लैंगिक जनन करेंगे तब नर मादा बनाने पड़ेंगे, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। तो ये रहा आपका आर्किगोनियम स्त्रीदानी, और दूसरे पे ये रहा पूधानी नर यानी एंथ्रीडियम, ये नर बनाएगा नर युग्मक, और ये मादा युग्मक। वही फिर पानी, सेम प्रोसेस कहानी, ठीक है। फिर बात करते हैं स्पोरोफाइट में एक पाद, उस जैसा कि हमने पढ़ा पाद, सीता और कैप्सूल होगा। मार्केंशिया होता है मियोसिस के
बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, ये कहानी भी हम पढ़ चुके हैं। सेम कहानी, स्पोर से अंकुरित होने के कारण मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। इस लाइन को समझा देती हूँ, चलो। यहाँ तक हमने पढ़ी, ये युग्मकोद्भिद बन गया, ये बीजाणुद्भिद। मैंने कहा इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, वही वो कह रहा है। इसमें मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन को ही मियोसिस कहते हैं। मियोसिस होगा, स्पोर बनेंगे, ये स्पोर बाहर जाएंगे और बाहर जाके वापस क्या बनाएंगे, युग्मकोद्भिद बनाएंगे ना। फिर वही कहानी जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने कहा एक बार याद कर लोगे, सब में यही कहानी लिखनी है बार बार, ठीक है। तो इसका भी स्पोरोफाइट वैसा ही है, पाथ जो है सीटा और कैप्सूल में बता हुआ है, अंकुरण होगा और एक मुक्त जीवी। मुक्त जीवी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि युग्मकोद्भिद स्वपोषण करता है खुद ही। सेम कहानी जो है वो मॉस में चलेगी। मॉस जो है जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, वो तो सर्वथा हम पहले ही बोल चुके हैं जब जनरल कैरेक्टर पढ़े। इनकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु होती है। मैंने कहा था एक दो चीजों में फर्क आएगा, वो ये एक दो चीजें। प्रथम तंतु को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा इंग्लिश में, ठीक है। प्रोटोनीमा बनता है, मतलब इसमें जो युग्मकोद्भिद होता है ना, वो डायरेक्ट वैसा नहीं बनता जैसा कि हमने अभी बनाया पिछले वाले। इसमें डिफरेंट बनता है। पहले एक तंतु जैसी संरचनाएं बनेगी, सीधी सीधी ऐसी, वो ब्रांच होगी ऐसी, और फिर उसके बाद पत्तियां लगना। बहुत टाइम तक ऐसे रहेगा, बहुत टाइम इन द सेंस की थोड़े टाइम तक, हफ्ते 2 हफ्ते, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसके बाद इसमें दूसरी अवस्था जब आएगी, तब इसमें क्या बनना शुरू होगी, वो लीफ लाइक संरचनाएं बनना शुरू होगी ऐसी, ठीक है, ऐसी। हमने जो समझा वो मॉस पे ही समझा, लिवर वर्ड पे हमने समझा ही नहीं, ठीक है। लिवर वर्ड का आपको पिक्चर बता दिया। तो हमने जो भी पीछे जो डायग्राम बनाए वो सारे मॉसेस पे बनाए, ये मॉस ही है, ठीक है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह, हाँ, प्रथम तंतु होता है जो स्पोर से बनता है। कौन से स्पोर से, जो वो स्पोरोफाइट पे, कैप्सूल पे जो स्पोर बन रहे हैं फूटने के बाद अर्धसूत्री विभाजन से, उन स्पोर की बात कर रहा है। यह विसर्पी, हरा तथा प्राय तंतुमय होता है, ये बता दिया। दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है, देखो ये दूसरी अवस्था पत्ती की तरह है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। पार्श्वी का मतलब लेटरली, ये देखो लेटरल, ठीक है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है, वही ये वाला फिर क्या बन जाएगा, तना बन जाएगा, और ये पत्तियां बन जाएंगी, पत्ती जैसी संरचनाएं बन जाएगी। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। द्वितीयक तंतु किसको बोल रहा है भाई, पहला वाला तो हम बोल रहे हैं थ्रेड लाइक है, जब पत्ती बनने के बाद जो संरचना बनी है उसी को ये द्वितीयक प्रथम तंतु कह रहा है, ठीक है। कैसे होगा, विखंडन या मुकुलन, ये हम जनरल कैरेक्टर में समझ चुके हैं क्या होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पूधानी, इसमें भी वही अभी पूरी कहानियां पढ़ के आए हम, पूधानी स्त्रीदानी बनेगी। पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होती है, मतलब ये जो हमने बनाया था यहाँ पे टॉप पे, जो भी स्त्रीदानी भी बनेगी या पूदानी भी बनेगी तो टॉप पे बनेगी। उसमें तो मार्केंशियम तो सीधी खड़ी होके हवा में तैर रही है, इसके ऊपर ही बनती है, टॉप पे बनती है। इसको कई बार मेल हेड और फीमेल हेड भी कहा जाता है, हो सकता है आप ये वर्ड्स पढ़ें कहीं। पूधानी धर और स्त्रीदानी धर या सिर या शीर्ष भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल हेड और फीमेल हेड। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट बनता है, जो बना चुके हैं हम। बाद में सीटा और कैप्सूल में विभेदित रहता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं, मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। सेम कहानी थी ना लिवरवर्ट और मॉस की, फर्क सिर्फ इस पैराग्राफ का था। तीनों में सेम चीज लिखनी है, ठीक है। इसके सामान्य सदस्य मतलब उदाहरण, एक तो फ्यूनेरिया और दूसरा है पॉलीट्राइकस। फ्यूनेरिया भी ऐसा ही दिखता है, ये ऐसे और उस पे पत्तियां, ठीक है। ये सब देख ही चुके हैं, ये लिवर वर्ड के हैं। इसमें ऐसे हेड वेड कुछ नहीं बनेगा, सीधा गेमा कब बनता है, पूधानी स्त्रीदानी बनेगी, फिर वही नर युग्मक बनेगा, पानी आएगा तैर के इधर जाएगा, इधर वही कैप्सूल बन जाएगा, ये पूरा डंडा हट जाएगा, इसकी जगह ऐसा कैप्सूल बन जाएगा। सब में कैप्सूल बनना है ऐसा, और कैप्सूल में मियोसिस होगा, स्पोर रिलीज होंगे और फिर वो क्या बना देंगे, मार्केंशिया बना देंगे। उसका कहानी हम पढ़ ही चुके हैं,
ठीक है, तो ये सब है एग्जाम्पल। इनके इम्पोर्टेंस आपको बता देती हूँ क्योंकि ब्रायोफाइटा खत्म हो गया है। ब्रायोफाइटा में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है स्फैग्नम। क्या है ये स्फैग्नम? भाई ये स्फैग्नम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, स्फैग्नम का कॉमन नेम है पीट मॉस। क्यों इसको पीट मॉस कहते हैं? मॉस तो है ही, पीट क्यों कहते हैं? पीट अगर आपने पढ़ा हो तो कोयले के प्रकारों में हम बोलते हैं लिग्नाइट होता है कोयला, एक हेमेटाइट होता है, एक पीट होता है। पीट पढ़ा है? पीट का मतलब कोयला। तो इसका उपयोग, ये पहले तो है ना जमीन पर ऐसे लेयर की तरह फैले होते हैं, जब ये सूख जाते हैं या इनको गीले में ही काट के और सुखा दिया जाता है, और सूखने के बाद इनको फ्यूल की तरह यानी जलाने के काम में लेते हैं। मतलब खाना वाना बनाने के लिए जैसे हम लकड़ी जलाते हैं ना, इनको कोयले की तरह काम में लेते हैं, इसलिए इसको पीट मॉस कहते हैं, वहाँ के लोग जहाँ पे ये उगता है। ठीक है, दूसरा पैकिंग में भी काम में आता है ये। अब पैकिंग मतलब जैसे कि कांच की क्रॉकरी है ना, इनको हम क्या, आपने कभी मंगाया हो कहीं से या कहीं शॉप पे देखा हो तो वो घास में उसको पैक करते हैं। आजकल तो थर्माकोल यूज़ करते हैं, पहले जब थर्माकोल नहीं हुआ करता था, या अभी भी कई लोग जो है वो घास वगैरह में रखते हैं, तो ये स्फैग्नम उसी पैकिंग में काम आता है। इसको बीच में डाल देते हैं, ऊपर वो क्रॉकरी या नाजुक जो भी चीज़ है उसको रख देते हैं ताकि धक्का वक्का लगे तो वो टूटे ना। तो पैकिंग में भी काम में आता है। तीसरा, इसमें एंटी बॉडी प्रोटीन्स भी होती है। प्रतिरोधक प्रवृत्ति होती है जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। जंगलों में जो लोग रहते हैं, मतलब जहाँ पे ये स्फैग्नम उगता है, जो बिल्कुल आदिवासी टाइप के लोग हैं, जो मतलब शहर से बिल्कुल ट्राइबल टाइप के लोग हैं, जो वो क्या करते हैं, वो उनको लग गई तो वो ये नहीं लगाते क्रीम व्रीम ऑयल पेंट, ये स्फैग्नम को तोड़ के उस पर लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है? इन्फेक्शन नहीं होता। और ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध हुआ था, पहला दूसरा जो भी युद्ध हुआ था, मेरे को अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, युद्ध में क्या किया था कि लोगों ने, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम होती, भाई करोड़ों में लोग मरते हैं, दवाइयाँ वगैरह प्रॉपरली नहीं पहुंची जाती, तो वहाँ के जो लोकल गाँव वाले थे जहाँ पे स्फैग्नम उगता है, उन्होंने, जो आर्मी वाले थे, उनको क्या किया था, ये स्फैग्नम की पट्टियाँ लगाई थी। स्फैग्नम को सुखा के, आपने मूवीज वगैरह में देखा, वो जड़ी बूटी पीस के लगा देते हैं, है ना, जंगलों में, तो वो वैसा ही ये स्फैग्नम उसी काम आता है। तो इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसको पीट मॉस कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म होता है। ब्रायोफाइटा भी खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेरिडोफाइट। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो लेक्चर का।